आएंगे जी, इस्लामाबाद भी आएंगे, लेकिन गुजरेंगे वहां से और आपको बाद में पता चलेगा कि मैं आया था वहां पे। सर मतलब टायर पंचर करवाना पड़ेगा आपका। टायर पंचर करवा दें जी किसी तरह आप, लेकिन टायर फिर मेरे बेटे लगाना भी पड़ेगा सर बंदा ले आएंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, शान को तो अब टायर बदलने की आदत है ना, जब से इसको सुनने को मिला ना अपना टायर खुद ही चेंज करो ओके जी, तो देखिए ओके सर। 1935 का एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रिएट कर दिया, और जी सर। साथ इन्होंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम लगा दिया। सॉरी 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 सॉरी, सुप्रीम कोर्ट नहीं, क्या कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं ओमान और सॉरी एडन, ADEN, एडन और बर्मा को सेपरेट कर दिया इंडिया से। एडन है सऊदी अरब की तरफ और बर्मा है म्यांमार, बांग्लादेश से इस तरफ। इन दोनों इलाकों पे भी ब्रिटिशर्स का कब्जा था, लेकिन वो चलाते इसको इंडिया की ट्रेरी में से थे। तो इट वाज अ लॉन्ग अवेटेड डिजायर ऑफ द इंडियंस कि आप इसको इंडिया के खजाने से मत चलाएं, आपका तो आधी दुनिया पे कब्जा है, तो आप सारे इंडिया के खजाने से चलाएंगे। तो इस तरह ये इनको अलग कर दी। ये है 1935 का एक्ट, और उसकी मेन बड़ी बड़ी बातें मैंने आपको लिखवाई। फिर अंडर द लाइट ऑफ दिस 1935 एक्ट्स, यार ये क्या है एडमन? जी सर। यार इसलिए तो मेरी क्लास यहाँ ना रखा करो भाई। ये देखो ना अब क्या चल रहा है वो मेरे सर पे, ड्रिलिंग हो रही है। पता नहीं यार ड्रिल है या क्या है, ये उससे ईंटें काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत खुदा की कसम, इतना बड़ा इदारा है यार एडमन हमारा, 10,000 कमरे हैं, किसी और कमरे, यही मेरी क्लास यही करनी होती है आप लोगों ने। और वो मैं साथ कल बंदा लेके आऊंगा एडमन, ठीक है, उसे कहूंगा इसे गोली मार दे पता चले अगले दिन वो और मजदूर ले आए, उसको भी गोली मार देंगे, तो फिर कौन सा फार्मूला फिट होता है आसान यहाँ पे? जुर्म छोटा, जुर्म सजा छोटा, बड़ी। सदा बड़ी सर, बाबा जी वाला। बाबा ऐसी जी वाला। गोली नहीं मार देंगे। गाली में। अच्छा जी, है की कहना भाई, वो कह रहे हैं कि कूड़ा है, कूड़ा सट जान लगे, अही गोले नहीं मार दे। बाबा बड़ा खतरनाक बाबे होते हैं बस। अच्छा जी, ट्रू सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब 35 का एक्ट बन गया, फिर इस एक्ट की रोशनी में 1936-37 के इलेक्शंस करवाए गए। इन इलेक्शंस में हुई दोनों मेजर पार्टीज की बड़ी बेइज्जती, कांग्रेस की भी और मुस्लिम लीग की भी। टोटल 1771 सीटें थी। इन 1771 सीटों में से कांग्रेस जीत सकी सिर्फ 706 सीटें जीत सकी कांग्रेस, और मुस्लिम्स की 498 सीटें थी, जिसमें से मुस्लिम लीग सिर्फ 106 सीटें जीत सकी, यानी अराउंड 20-21%। तो मैं ये कहता हूं कि भाई दोनों बड़ी जमातें, those who used to raise these slogans that they were the solo representatives of their respective communities, दोनों का स्लोगन गलत साबित हुआ। कांग्रेस को भी बेइज्जती हुई, मुस्लिम लीग की भी बेइज्जती हुई, लेकिन still Congress managed to form its government in 7 provinces, जैसे कि टोटल सीटें बेटा 498 थी जी हाँ। अच्छा, जैसे कि सर ये बाकी सीटें कौन जीता था? बाकी सीट्स कौन जीता था? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। बाकी देखे, हिंदू महासभा ने भी जीती सीटें उधर से, इधर से मजलिस अहरार थी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, KPK में खदरपोश थे, खिदमतगार खुदाई खिदमतगार खदरपोश, ठीक है, और सिंध में एक और पार्टी थी, सिंध में मुसलमानों की ही, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, नोट्स में कुछ लिखा हुआ, तो और जमीयत उलमा हिंद थी। ये काफी अच्छा, फिर मुसलमान काफी सारे जो हैं वो अबुल कलाम आजाद के साथ थे, जो कि कांग्रेस को वोट डाल देते थे कुछ मुसलमान। बहुत बटे हुई थी मुस्लिम लीग ना, मुसलमान बटे हुए थे, हिंदूज भी बटे हुए थे, इसलिए इनको अपनी अपनी सारी सीटें नहीं मिल सकी थी। स्टिल कांग्रेस मैनेज टू फॉर्म इट्स गवर्नमेंट इन 7 प्रोविंसेस, जिसमें बॉम्बे है, मद्रास है, CP है, UP है,
बिहार है, ठीक है, NWFP है, 7 प्रोविंसेस में इन्होंने अपनी हुकूमतें कांग्रेस ने बना ली। फिर जब इन 7 प्रोविंसेस में इन्होंने हुकूमतें बना ली, देन दे स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग ब्रूटैलिटीज अपॉन द मुस्लिम्स इन दोज एरियाज, जहां जहां इन 7 प्रोविंसेस में इनकी हुकूमत थी। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने कहा कि हर सरकारी बिल्डिंग के ऊपर कांग्रेस का झंडा लगेगा भाई, कांग्रेस का। तो देखिए इस वक्त पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत है, ठीक है, लेकिन हर सरकारी बिल्डिंग के ऊपर पाकिस्तान का झंडा ले रखा है, जी सर। पार्टी का झंडा नहीं होता। जी सर। ठीक है, तो होना चाहिए था ब्रिटिश इंडिया का झंडा, इन्होंने हर जगह लगा दिया अपना झंडा, कांग्रेस का, कांग्रेस का। तो जब जिन्ना ने पूछा कि भाई ये आपने कांग्रेस का झंडा क्यों लगा दिया, तो नेहरू प्रोवाइडेड द मोस्ट नॉन सीरियस आंसर ऑफ द हिस्ट्री एंड ही सेड कि जिन्ना, इट इज अ 3 कलर्ड फ्लैग ऑफ कांग्रेस व्हिच गिव्स अ ब्यूटीफुल एस्थेटिक लुक। अब ये तो कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों को उन्होंने मजबूर किया कि जो भी इदारे हैं सुबह वहां पे आके वंदे मातरम पढ़ा जाए। वंदे मातरम इज अ सॉन्ग which was written by a Bengali शायर whose name was चैटर्जी। 1874 में उसने ये सॉन्ग लिखा था। इस सॉन्ग की थीम ये है कि ये जो मुस्लिम्स हैं ये इन्वेडर्स हैं, ये घुस बैठिए हैं, ये जबरदस्ती हमारे इंडिया में आ गए हैं और हम पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। ठीक है जनाब? जी सर। सर ये सेम वंदे मातरम है जो अभी पढ़ते हैं वो? जी जी वही है वंदे मातरम, बिल्कुल अच्छा, सेम है। अच्छा जी, इसके बाद आप ये देखिए कि 3 कलर्ड फ्लैग ऑफ कांग्रेस है। फिर उन्होंने मुसलमानों के साथ जो है वो बड़ा नारवा सलूक रखा और उन्होंने गौ रक्षा स्कीम लिया है, गौ रक्षा। ओके। गौ रक्षा यानी गाय ज़िबा नहीं कर सकते। अच्छा जी, फिर अजान पे पाबंदी लगा दी। जब अजान होने लगती थी तो मस्जिद के बाहर खड़े होकर शोर मचाने लग जाते थे, ऊंचे ऊंचे गाने गाते ताकि अजान डिस्टर्ब हो। दिल बदतमीज मुझे तो तेरी लत लग गई, ऐसे गाने ना बाहर खड़े होके मस्जिद के बाहर जी गाते सर। थे। तो फिर लड़ाई हो जाती थी, लड़ाई होती थी तो केसेस बनते थे, केसेस बनते थे तो इन्होंने जुडिशरी को इन्फ्लुएंस कर दिया। यानी किसी जज को ये इजाजत नहीं थी कि अगर किसी हिंदू मुस्लिम का मुकदमा चल रहा है तो वो उसका फैसला कर दे अनलेस कि जज के साथ कांग्रेस का बंदा आके बैठा हो। तो जुडिशरी वाज इन्फ्लुएंस्ड, गौ रक्षा स्कीम वाज देयर, अहिंसा स्कीम लेके आए, AHINSAA, अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। तो हमारे तो मजहब का बुनियादी सतून है जिहाद। अच्छा, फिर लेके आए विद्या मंदिर स्कीम, यानी स्कूलों का नाम कहते हैं मंदिर कर दो। तो उससे क्या होता है, उससे डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाती है। मतलब हिंदू बच्चा आया जी कहां से आ रहे हो जी मंदिर से, मुसलमानों का बच्चा है कहा जी मंदिर से, तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गई आपकी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी सर। आप इस पे गौर कीजिए कि ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर रहे हैं। विद्या मंदिर स्कीम है, अहिंसा स्कीम है, गौ रक्षा स्कीम है, अजान प्रोहिबिटेड है, 3 कलर्ड फ्लैग हर जगह लगाया है, विद्या मंदिर स्कीम, सॉरी वंदे मातरम गाने को कहते हैं। हर ऑफिशियल बिल्डिंग में स्कूल के बाहर गांधी जी की मूर्ति लगा दी है और उसको झुक के आप ग्रीट करके आगे जाए। तो मुसलमान गैर अल्लाह के आगे नहीं झुकते, हमारा अपना तरीकाकार है, तो इसमें भी मुसलमानों को एतराज था। सो दीज काइंड ऑफ ब्रूटैलिटीज वर रिफ्लेक्टेड अपॉन द मुस्लिम्स। और जब मुसलमान इस पे एतराज करते थे तो वो कहते थे कि भाई ये तो होगा, ये ठीक तो है। होगा। तो जब जिना, और जिना क्या कहते थे उन्हें, जिना कहते थे कि भाई ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, ठीक है। और कोई बात समझ में आती है भाई? जी सर, चलती फिरती मैयतें हैं सर। ऐसे में जिना ने और मुस्लिम लीग की एलीट ने एक कमेटी बनाई। कमेटी का नाम रखा पीरपुर कमेटी। क्या सर? पीरपुर कमेटी, पीरपुर कमेटी। This committee was headed by a person whose name was
राजा मेहदी अली खान। यार ये किस किस्म की मनहूस मशीन है भाई, क्या है ये एडमन? ये क्या ड्रिल तो नहीं है ये क्या करते हैं इससे? ड्रिल से कितने दिन से कर रहे हैं ये? अच्छा, धमकी के बाद पहला दिन था आज? तो नई धमकी दे आई यार, तो तेरा फायदा क्या इतना डाउन होने का बेटा? सर आप माल रोड वाले कैंपस में हैं? हाँ हाँ जी, हाँ जी, माल रोड वाला है। और जी कौन सा सर। कैंपस है? नहीं सर, इनका वो दूसरा भी तो है, वो गार्डन टाउन में, आई थिंक सो। गुलबर्ग हाँ में है। हाँ, आप गुलबर्ग में, सॉरी। ऑफिस है। आप वहां भी आए हुए हैं, गुलबर्ग वाले में भी? नहीं सर, उधर मैं नहीं आया, मैं इस वाले में आया था। अच्छा अच्छा। नहीं, इधर आपने रेगुलर क्लासेस ली थी कोई दो चार, नो 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 सर, नहीं ली। या एडमिशन लेने आए थे आप सिर्फ? सर मैं जस्ट मतलब एडमिशन और थोड़ी सी एडमिन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। कब आए थे आप? सर मैं आया था अगस्त के पहले वीक में। चलो, कोरोना सबसाइड हो गया हुआ था काफी। जी जी, काफ़ी ज़्यादा। उस वक्त काम चल रहा था अकेडमी में, कंस्ट्रक्शन हो रही थी काफ़ी, पेंट्स वेरी गुड। वगैरह। और अच्छा, लेकिन हमें नहीं मिले आप आके? सर एक्चुअली मैं एडमिन पे गया था, एडमिन ऑफिस में गया था, और हम्म। रिसेप्शन पे कुछ इन्फॉर्मेशन ली, तो फिर बस मैं वापस आ गया था। नहीं बेटे, जब भी आए ना यहाँ पे आप लाहौर, जब भी आए या जी वर्ल्ड सर। टाइम जब भी आए, तो मुझे ना बताएं बिल्कुल, अच्छा? ओके सर। नहीं, मैं यहाँ नहीं होता ना भाई, मेरा मतलब है, क्लास पढ़ाता हूँ चला जाता हूँ, मैं रुकता तो मैंने अपने ऑफिस पहुंचना होता है भाई। जी जी सर। एक बंदा ना सर्कस में मुजाहरा कर रहा था, उसने जनाब 15 चरगे, 15 बिरयानी की प्लेटें हैं जी, 8-10 कोरमे की प्लेटें, 20-25 नान खाए, लस्सी के 8-10 गिलास पिए। लोगों ने बड़ी तालियां बजाई, बड़ी तालियां बजाई, कहा वंस मोर, वंस मोर। अच्छा, वो बंदा जो है वो सर्कस का मालिक आ गया, कहता सरकार आपका आइटम बड़ा हिट हुआ है, एक दफा और कर दें। उसने कहा भाई मैं नहीं कर सकता। कह रहे एक दफा और। उसने जनाब फिर 15-20 चरगे, 15-20 बिरयानी की प्लेटें, 15-20 कौरमे की प्लेटें, 15-20 नान, बोतलें और लस्सी के गिलास फिर पी गया। वो फिर लोगों ने शोर मचाया, वंस मोर, बड़ा हिट हुआ आइटम। वो सर्कस का मालिक फिर आ गया, कहता है सर एक दफा और कर दे, आइटम बड़ा हिट हो रहा है। कहता है यार क्या मुसीबत डाली हुई है तुमने, तुम्हारा ही काम करता रहूं यहाँ बैठ के, वो घर जाके कोई रोटी शोटी ना खाऊं। ठीक है। सर बट साहब होंगे। अच्छा जी, मरियम क्या कहते हैं? सर सर क्या, मुझे समझ नहीं आ रही, नहीं समझ नहीं आई। मरियम दोबारा लिखो बेटे, मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा क्या लिखा होगा। सर क्या पार्डिया में लेट होगी, नहीं समझ आई बात। क्या पढ़ा दिया? हाँ, जिदे टिडते वट नहीं हो बट, दानियाल इमरान कहते हैं जी। बहरहाल ये मुझे नहीं जी, मैं इससे एग्री नहीं करता, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग वो स्मार्ट लोग भी फिर रहे होते हैं भाई, ऐसी तो बात नहीं है। ठीक है, तो मैं किसी के बारे में कोई पर्सनल ऐसी बात नहीं करता है, कोई हर्ट हो और नाराज होने के चांस किसी का पैदा हो भाई। लेकिन एक बात सुनी हुई है तो कह रहा हूँ, वीडियो अपोलोजाइज, कि अब पुत्र बटांदे नहीं रजते। ठीक है। ये वैसे ही बात है, ये मैंने नहीं कही भाई, ये वैसे लोग कहते हैं। अच्छा जी, अब तक क्या कवर करवा दिया? मरियम बेटी ये पूछ रही है कि अब तक क्या कवर करवा दिया। मरियम, अब यू हैव रिसेंटली ज्वाइंट, तो बेटे हम पहुंचे हुए हैं 1939 में। लो जी, ये 1936, 37, 39 के ये जो 2 साल हैं जिनमें जी सर। कांग्रेस की हुकूमतें थी 7 प्रोविंसेस में, इनको कहते हैं कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का दौर। ठीक है जी, क्या कहते हैं जी? जी, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का दौर। हाँ जी। तो इसमें इन्होंने मुसलमानों पे बड़े जुल्म ढाए, तो मुस्लिम लीग की एलीट ने पीरपुर कमेटी बनाई। इट वाज हेडेड बाय अ पर्सन राजा मेहदी अली खान। कमेटी बनाई और इसको कहा कि जा कमेटी जा। हैं जी हसन? जी सर। जा कमेटी जा। जा जा जा। नहीं, कबूतर नहीं है भाईजान, कमेटी है। अच्छा। ओके। अच्छा अच्छा। हसान साहब अपने साइड बिजनेस की मार्केटिंग भी करता रहता है कबूतरों की। कबूतर रखे हुए हैं हसान? नहीं सर। कोई पेट रखते हैं आप? नो सर।
सर मैं एक्चुअली घर ही बहुत कम रहा हूँ थ्रू आउट सारा, हॉस्टल, कॉलेज भी बाहर, फिर हॉस्टल भी बाहर, यूनिवर्सिटी लाइफ भी, फिर जॉब भी बाहर, तो घर रहा ही नहीं, अभी आया हूँ कुछ अर्सा पहले। तो अब घर वापस आ गए हैं? जी सर। तो अब घर वाले कहाँ गए हैं? निकल गया। आगे निकल का भाई, नहीं इसके साथ नहीं गुजारा हो सकता। अरे तो बेटा तू हॉस्टल में ठीक था। तो अच्छा ये जी। 3 दिन से ज्यादा बर्दाश्त ही नहीं करते थे, मैंने बता दिया कि अब मैं इधर ही हूँ। हाँ पहले आपने बता मुलाकात हुई है सर। दिया, ये ना कहें कि आपने बता दिया कि अब आप इधर ही हैं, आप कहें कि आपने धमकी दी कि अब आप इधर ही रहेंगे। अच्छा जी। जी सर। तो चलें जी। तो पीरपुर कमेटी को कहा कि इन 7 प्रोविंसेस में जा, घूम फिर कमेटी और खबरें इकट्ठी करके ला कि कांग्रेस के इन 2 सालों में अब तक मुसलमानों पे कितने जुल्म ढाए गए हैं। कमेटी निकल गई। क्या करने गई है कमेटी हसन? सर न्यूज़ कलेक्ट करने गई है कि क्या चल रहा है और कितने ज़्यादा मुसलमानों पे जुल्म हुए हैं, और उनकी इंटेंसिटी क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, ताकि वो एक रिपोर्ट तैयार कर सकें। शाबाश, वेरी गुड। ऐसे में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी दुनिया में, एंड जी सर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इस जुमले को समझे, इसलिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और जापान एलाई थे, एक तरफ थे, उधर इंग्लैंड थे। इंग्लैंड की जर्मनी से लड़ाई हो रही यूरोप में, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जर्मनी ने अपने एलाई जापान को कहा कि जयपू, जयपू क्या कहता है शान उसे? जयपू। जयपू। कहा जयपू देख मैं यहां लड़ रहा हूं, इस मुश्तरका दुश्मन को मार रहा हूं, तू भी तो कुछ कर जयपू। तो जयपू ने कहा कि जर्मनी भाई आप जरा मैप देखें, कहां यूरोप आप और इंग्लैंड लड़ रहे हैं जहां, और कहां दूर इस तरफ ईस्ट की तरफ मैं इधर जापान, और फिर मेरे बाजू देखें छोटे छोटे टमाटर जैसे, मैं कैसे उनको मारूं पकड़ के इतनी दूर से, मैं क्या कर सकता हूं? तो जी सर। जर्मनी ने कहा देख जयपू तू ऐसे कर कि जरा सा नीचे उतर इक्वेटर की तरफ, वहां से वेस्ट की तरफ इंडिकेटर देख के निकल, साथ ही इंडिया है। जी सर। बात समझ आई आपको? जी जी सर, आई बिल्कुल, कि सब कॉन्टिनेंट में जाओ। हाँ जी, तू इंडिया को पकड़ के मार, क्योंकि वहां जी इंडिया सर। में भी ब्रिटिशर्स हैं, इन्हीं की हुकूमत है। जयपू बिल्कुल ने सर। कहा, जयपू ने कहा ठीक है पान। जयपू क्या कहता है आसान? ठीक है पान। ठीक है पान, जाना मैं हूं नहीं जाना, मैं बंदे भी नाल लै जाना, ठीक है जी सर। मुंडे नाल लैके जाना। मेरा एक स्टूडेंट है, वो एडवोकेट है, तो क्योंकि बिल्कुल छोटा एज का ना, 21-22-23 साल का, तो जी सर। इमेच्योरिटी से उसको नए ने ना वो उसने ग्रुप ज्वाइन किए हैं एडवोकेट्स में। अब हर वक्त उसको ये होता है कि मैं मुंडे लैके चलिया नाल, उथे सर मैं उथे गया थाने पहुंचे मुंडे आ गए ने नाल। मुंडे आ गए ने, मतलब वो इस बात में खुश है कि मेरा ना ग्रुप बन गया एक बदमाशी का समझ लें, या डॉन टाइप हर चीज ना। ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਚਲਾਨ ਕਟਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਆ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਾ ਬਣ, ਉਹ ਸਰ ਉਹਨੇ ਚਲਾਨ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਸਰ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉੱਤੇ? हर चीज रेस्ट में इन द हिस्ट्री सर। अरे मुंडे आ गए जी उसे फिर। तो इसके अब्बू की लड़ाई हुई किसी से, तो वो इसको थाने से फोन आया कि जनाब आपके, वो मोहल्लेदारों ने फोन किया कि पुलिस आपके अब्बू को पकड़ के ले गई। ये थाने पहुंचा, तो कहता मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता सर मैं थाने गया हूँ, आगे एसएचओ नहीं बैठा, सीधा नहीं हो गया मेरे साथ वो, कहने लगा इन्होंने लड़ाइयाँ की हैं, गालियां निकाली मोहल्ले वालों को, तो बहरहाल इन्होंने, अब ये बुजुर्ग हैं तो मैंने इनको जो है मैं फॉरगिव कर रहा हूँ, माफ कर रहा हूँ, आइंदा मैंने इन्हें कहा जरा ध्यान रखें। तो मैं क्या, नहीं तू वरना तू की कर लेना सी जो बुजुर्ग ना होंगे। कहता सर मुझे कहने लगा मैंने एफआईआर दे देनी थी, मैं कहा जब प्यो दे दे एफआईआर। मैंने कहा फिर? कहता सर फिर उन्हें देती एफआईआर। मैंने कहा यार वो चपला छोड़ रहा था अब्बा, तूने अब्बा फंसवा दिया, एफआईआर करवा दी। कहता सर जी फिर उसे मुंडे आ गए। मैं कहा मुंडे आ गए होंगे भाई फिर। तो पिछले दिन ना उसके रिश्ते की कोई बात चल रही थी, तो कहता सर अब्बा जी ने बड़ा डांटा कि फलां जगह रिश्ता नहीं कर रहा। तो मैंने कहा मुंडे नहीं आए तेरे वहां पे, वहां आते ना मुंडे, ताकि अब्बा जी उन्हें बताते कि कैसे दखल देते हैं। ओके जी। तो जी सर। अब्बा जनाब पर सेब साहब कहते हैं अब्बा कटवा दिया, कटवा नहीं दिया,
फंसवा दिया बेचारा जेल में। अच्छा बात, तो फिर फोन करे सर जी वो अबू को, उन्होंने सर जी को कि यार अब मुंडे कहाँ है इस वक्त, मुंडिया नु कहो ना, तो मुंडे आ गए बाजी। अच्छा जी, तो पीरपुर कमेटी ने रिपोर्ट देनी थी, लेकिन जापान ने सोचा कि मैं जाके इधर इंडिया में मारता हूं इंग्लैंड को। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा पता कि जापान हमारी तरफ चल पड़ा है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे इन ऑर्डर टू क्रिएट सम प्रेशर ऑन जापान, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी। लॉर्ड चार्ल्स इलिंगवर्थ, लॉर्ड चार्ल्स इलिंगवर्थ वाइस राय है इंडिया में, उसने स्टेटमेंट दी कि भाई जी इन दिस वॉर इंडियंस आर विद अस। तो कांग्रेस ने कहा भाई हम कोई आपके साथ नहीं है, थैंक यू वेरी मच, सॉरी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा बेवकूफो, क्या कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? बेवकूफो, बेवकूफो, तुम हमारे साथ हो या नहीं हो ये कहने के लिए हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यू आर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो व्हाटसोएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट सेज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज टू ओबे दैट। तो इसलिए तुम हमारे अंडर हो और हम जो भी कहें तुम्हें उसको मानना पड़ेगा भाई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ये कहा तो कांग्रेस का ग्रैंडर देखें बतौर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे, उन्होंने कहा अच्छा हम इसीलिए तुम्हारे अंडर है ना कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं। उसने कहा यस, उन्होंने कांग्रेस ने कहा ये लो हमने रिजाइन किया। तो रिजाइन कर दिया कांग्रेस मिनिस्ट्री से उन्होंने। 22 दिसंबर 1939 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के रिजाइन पे जिन्ना ने मुसलमानों को कहा कि डे ऑफ डिलीवरेंस 22 दिसंबर 1939 यौमे निजात मनाओ मुसलमानों, डे ऑफ डिलीवरेंस, यौमे निजात, होम लेवल पे, स्ट्रीट लेवल पे, टाउन लेवल पे, सिटी लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मुसलमानों यौम निजात बनाओ, डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट करो, नच पंजाबन नच जिन्होंने। अच्छा जी, ये सारा जी इस तरह जो है ये सेलिब्रेट हो रहा था। आसान बात समझ में आ गई? जी सर, बिल्कुल आ रही है सर। उधर पीरपुर कमेटी अपनी रिपोर्ट ले आई। जी सर, ये जो रिपोर्ट है पीरपुर कमेटी की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पीरपुर कमेटी की जो रिपोर्ट है इट इज वेरी वाइटल, इसलिए कि ये पाकिस्तान बनाने में दूसरा अहम रोल अदा किया पीरपुर कमेटी ने। जैसे कि आपको पता है कि पहले इकबाल के क्वेश्चन के आखिरी 2 वर्ड्स पे पाकिस्तान बना था, उसकी वजह से पाकिस्तान के पास सेपरेट इलेक्टोरेट कायम रह गया था। अब ये पीरपुर कमेटी जो रिपोर्ट लेके आई है इसे तारीख में कहते हैं पीरपुर रिपोर्ट। इसकी वाइटल इंपॉर्टेंस है। इस कमेटी ने ये तमाम ब्रूटैलिटीज, ये तमाम मजालिम जो मैंने आपको सुनाए, जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन 7 प्रोविंसेस में मुसलमानों के साथ 2 साल करती रही, ये तमाम रिपोर्ट पीरपुर कमेटी ने लिख के दी। और मुस्लिम लीग की इलीट इस नतीजे पे पहुंची कि अभी तो कांग्रेस वालों को हुकूमत मिली थी 7 प्रोविंसेस में अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर जुमला सुने हसन, पीरपुर रिपोर्ट पढ़ने के बाद कांग्रेस ने जो जो मजालिम किए थे उनकी तफसील थी पीरपुर रिपोर्ट में। वो पढ़ने के बाद मुस्लिम लीग की एलीट इस नतीजे पे पहुंची कि अभी तो कांग्रेस वालों को हुकूमत मिली थी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। बिल्कुल सर। तो इन्होंने हमारे पे इतने जुल्म किए हैं, तो अगर कहीं अंग्रेज चला गया, विच वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स के अंग्रेज को जाना ही था, तो अगर अंग्रेज चला और तमाम सेंटर में भी फिर हिंदू होंगे, बीइंग मेजॉरिटी इन द नंबर, सेंटर में भी हिंदू होंगे, प्रोविंसेस में भी हिंदू होंगे, फिर ये मुसलमानों का क्या हशर करेंगे। तो इन्होंने तमाम छोटी छोटी डिमांड छोड़ दी पीरपुर कमेटी की। पीरपुर रिपोर्ट पढ़ने के बाद तमाम छोटी छोटी डिमांड छोड़ दी और कहा हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, 1/3 रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, जॉब्स में कोटे नहीं चाहिए, हाई कोर्ट में जज नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटियां नहीं चाहिए, सोशल प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो बस सेपरेट अलग मुल्क, ठीक है, सेपरेट होमलैंड चाहिए। उसकी बेस पे 1940 23 मार्च 1940 को यहाँ पे एक लाहौर रेजोल्यूशन का जलसा होता है जो कि
आजकल का इकबाल पार्क, और पहले इसको मिंटो पार्क कहते थे। यहाँ जी पे सर। जलसा हुआ 23 मार्च 1940, जिन्ना केम देयर, और इस जलसे में जिन्ना ने वाज़े तौर पे कहा कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशंस। ठीक है जी। जी और सर। जिन्ना ने कहा, जुमला सुने, कि the 2.5 years rule of Congress was a soaring experience for the Muslims, and it has created the fear of Hindu domination in our minds. फरक देव कहते हैं जी मिंटो पार्क क्यों कहते हैं यार? फरक, अब कोई सवाल है बेटे पूछने का? मिंटो पार्क इसलिए कहते हैं कि लॉर्ड मिंटो के नाम पे। यार क्या हो गया? अच्छा जी, तो ये जिन्ना ने कहा। फिर इस लाहौर रेजोल्यूशन के अल्फाज सुनिए कि इट इज द कंसीडर्ड व्यू, ये लिखा हुआ है आपके पास नोट्स में, इट इज द जी सर। कंसीडर्ड व्यू ऑफ दिस सेशन ऑफ AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, that the northwestern, present day Pakistan, and northeastern, present day Bangladesh, areas of the subcontinent where the Muslims are numerically in majority should be जी सर। consolidated to form independent states where constituent units would be sovereign. ठीक है जी, बात समझ आई आपको? जी सर। ये लाहौर रेजोल्यूशन है। इमीडिएटली इट वाज सेकेंडेड बाय द elite class leaders of the Muslims, और अगले दिन प्रेस में, हिंदू प्रेस जो है स्पेशली, उसने खुद ही शोर मचा दिया कि जी पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हो गई, लूट गए जी, बर्बाद हो गए जी, पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हो गई, तूफान मच गया हर तरफ। एक ऐसे में ब्रिटिशर्स, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी, तो ब्रिटिशर्स वांटेड टू calm down द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट, तो उन्होंने यहाँ पे मार्च 1942 में एक भाई को भेजा जिसका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। सर क्या नाम था? स्टीफन? स्टेफर्ड क्रिप्स, STAFFORD, स्टेफर्ड क्रिप्स। अच्छा जी, जरा एक साइड पे जरा लिखिए 1940 से लेके 1947 तक, ये हेडिंग लिखिए, ये बॉक्स में डाल दें 1940 से 1947 तक। इसके नीचे लिखिए एक साइड पे लेफ्ट कॉलम बना के कांग्रेस, और नीचे लिखिए मुस्लिम लीग। लिख लिया? जी सर। कांग्रेस के आगे लिखिए कि ये क्या कहते थे, ये कहते थे वन नेशन थ्योरी, वन नेशन थ्योरी प्लस क्विट इंडिया। ठीक है, अब मुस्लिम लीग के आगे लिख लें, ये क्या कहते थे, टू नेशन थ्योरी प्लस डिवाइड एंड क्विट इंडिया। ठीक है सर। जी स्पॉग में खटक कहती है, रिपीट कर दे, मैं रिपीट कर देता हूं जनाब, कि 1940 से 47 तक ये जो 7 इयर्स हैं, इनमें दोनों बड़ी जमातें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो दो स्लोगन्स पे चल रही थी। कांग्रेस कहती थी वन नेशन थ्योरी है प्लस क्विट इंडिया, इंडिया से तुम जाओ ब्रिटिशर्स, और मुस्लिम लीग क्या कहती थी, टू नेशन थ्योरी प्लस, अंग्रेजों को क्या कहते थे कि डिवाइड एंड क्विट इंडिया, पहले डिवाइड करो फिर जाओ। जी सर। समझ आ गई जी बात? जी सर। ये 7 इयर्स इन्हीं दोनों स्लोगन्स पे चलते हैं। फिर मार्च 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स यहां आता है, इसको तारीख में कहते हैं क्रिप्स मिशन। जी सर। क्रिप्स मिशन क्या है? क्रिप्स मिशन ये है कि स्टेफर्ड क्रिप्स यहां आके लोगों को कहता है कि आप नाराज ना हो, जो ही वर्ल्ड वॉर, ये वार खत्म होगी तो हम यहां तमाम प्रोविंसेस में इलेक्शन करवा देंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या कहता है? कहता है कि वी प्रॉमिस इंडियन डोमिनियन स्टेटस, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे। डोमिनियन स्टेटस क्या होता था कि आपको इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, आप खुद अपने साथ कुछ किया करेंगे, लेकिन यू विल रिमेन अंडर द क्राउन, हम चले जाएंगे यहां से, आप खुद ही अपना मुल्क चलाते रहेंगे, लेकिन आपकी इंडियन डोमिनियन जो है क्राउन के अंडर होगी। तो वो बड़ी अच्छी बात थी ये। तीसरी बात वो ये कहता है क्रिप्स कि इंडियन डोमिनियन जो बनेगी पूरी,
अगर कोई स्टेट उसका हिस्सा रहना चाहे तो रहे, अगर किसी स्टेट ने उसका हिस्सा नहीं बनना तो वो इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है जी। जी सर। अब ये पहली मर्तबा इंडिया के किसी पार्ट की इंडिपेंडेंस की बात होती नजर आती है, जो कि क्रिप्स मिशन में नजर आई है। तो वो कहते हैं अलग हो जाए। लेकिन चौथी जरा क्लॉज सुने कितनी अजीबोगरीब है। वो कहता है अगर किसी स्टेट ने अलग होना है ना, इंडिया से इंडिपेंडेंट रहना है, तो उसकी असेंबली के 60% मेंबर्स कहें, 60% मेंबर्स कहें कि हाँ हमने अलग होना है। लो जी, क्रिप्स मिशन की इस बात पे हिंदूज को तो आग लग गई, कांग्रेस को। उन्होंने इसका स्वीयर बायकॉट किया और उन्होंने कहा हाउ डेयर द ब्रिटिशर्स टॉक्ड अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया। कैसे जुर्रत कैसे हुई किसी भी पार्ट की बात की, इंडिपेंडेंस की क्यों बात। अच्छा, दूसरी बात, मुस्लिम लीग ने भी बायकॉट कर दिया। हालांकि मुस्लिम लीग के तो स्टैंड्स के ये काफी नजदीक थी बात, क्यों हसन? जी सर। तो अब बात ये बनी कि कांग्रेस वाले जो है वो बायकॉट कर रहे हैं इसलिए कि आपने किसी भी हिस्से की इंडिपेंडेंस की बात क्यों की। मुस्लिम लीग क्यों कर रही है? उसके तो स्टैंड्स के नजदीक है। तो भाई मेरी बात सुने, एक आदमी का अब्बा मर गया, ठीक है, अब्बा को दफनाने लगे, तो कब्रिस्तान में उस बंदे ने ऐलान किया कि अब्बा जी से जिस किसी ने जो जो पैसे लेने, मैं जिम्मेदार, मैं दूंगा पैसे का। लोग आ गए, एक कहता 4 लाख दे दे, एक कहता 2 लाख देना है, कहता 3 लाख देना है इन्होंने। तो वो डर गया, शर्मिंदा नहीं हुआ, कहता ठीक है अब्बा जी उठ के कह दे इन्होंने देने हैं मैं दे दूंगा। ठीक है जी, बात मतलब समझे ना, अब्बा जी उठेंगे ना कहेंगे ना देने पड़ेंगे। तो अब मैं बात को रिलेट करता हूं, मुसलमान किसी जगह 60% थे ही नहीं। बिल्कुल। 60% मुसलमान जब है ही नहीं तो वो कहेंगे ही नहीं इंडिपेंडेंस का, तो हमारे लिए भी बेकार हो गई। ठीक है जी सर। जी। तो इसका मतलब क्रिप्स मिशन एंडेड इन ए फेलियर। दोनों बड़ी जमातों ने उसका बायकॉट कर दिया और उसको कंडेम किया। और जवाब में अगस्त 1942 में कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की। ये क्विट इंडिया मूवमेंट इतनी जालिम थी कि लाखों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ब्रिटिशर्स को कहा जाए क्विट इंडिया, वो तो ना हो सका, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर माय वर्ड्स कि देयर आर मेनी मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड, दोज हु डू नॉट गेट देयर प्राइम ऑब्जेक्टिव्स apparently, but those are having huge impacts on other sides in some other aspects। जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट ने लाखों की तादाद में लोग निकले, गांधी जी ने डू और डाइज को कहा, लाखों की तादाद में हिंदू सड़कों पे आए, लोग आए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत मारा इनको, शूजो शूज कर दिया जी, मार मार के। क्या कर दिया आसान? शूजो शूज सर। शूजो शूज कर दिया, जॉगर्स मारे, वेकेशंस मारे और जनाब जेलों में भर दिए, जेलों की जेलें भर गई। 1.5 साल तक ये मूवमेंट चली, तकरीबन दिसंबर 1943 तक चली। ये अपना ऑब्जेक्टिव तो हासिल न कर सकी, लेकिन इट मैनेज टू शो द ब्रिटिशर्स दैट गॉन वर द डेज when the Britishers were able to snatch the basic rights, the fundamental rights of the Indians. Gone were the days where they were not having the consciousness about their rights. Gone were the days when they were having obliviousness about their rights. Now the Indians had waken up. Now the Indians had got the consciousness about their rights, and now it would become very difficult for the British government to deprive them of and to hold their country for a longer period of time। हिला के रख दिया क्विट इंडिया मूवमेंट ने ब्रिटिशर्स को, और इसने नेटिव्स को भी ये बता दिया कि इफ वी बिकम यूनाइटेड तो व्हाट अ ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग पावर वी कैन बी। मोर ओवर क्विट इंडिया मूवमेंट ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि ब्रिटिशर्स ने हम पे कब्जा किया हुआ है और ये हमारे पे जबरदस्ती मुसल्लत है, एंड वी वांट देम टू क्विट आवर कंट्री। तो दिसंबर 1943 तक ये मूवमेंट चली, क्विट इंडिया मूवमेंट। इट हैज गॉट ग्रेट इंपॉर्टेंस और इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज करवाने में कि अब ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। वक्त मुसलमान भी इसका पार्ट थे? सॉरी, मुसलमान इस मूवमेंट का पार्ट थे कि नहीं?
जो मुसलमान जो कांग्रेस में थे वो इसका पार्ट थे, बिल्कुल थे, मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। अच्छा जी, तो ये आपको मैंने बताई कितनी जबरदस्त किस्म की मूवमेंट चलाई कांग्रेस वालों जी ने। सर। नवंबर 1943 में खत्म हो गई, लेकिन बड़ा इंपैक्ट अपना छोड़ गई। बिल्कुल। ऐसे में 1944 में गांधी जिना टॉक्स, गांधी जिना टॉक्स, ये जो चेन आपके पास बना हुआ है ना पेज 41 पे, जी सर। उसमें चीजें सारा चेन लिखा हुआ 1947 तक हम जा रहे हैं। गांधी जिना टॉक्स, गांधी जी आए जिना के पास। गांधी का एक दोस्त था, उसका नाम था राजगोपाल आचार्य। राजगोपाल आचार्य। हाँ जी, अचार बड़े शौक से खाता था ओके सर। और रोज घर में अचार गोश्त की डिश बनवाता था। जी ठीक है। सर। कौन सा अचार, आम वाला या लीमू वाला? अच्छा, आप ये देखिए कि हसान को हर वक्त अपने बिजनेस की फिक्र होती है। ठीक है, केड़ा अचार है जी, है सानू दसो ना, वंजो जरा दसो सानू, वंजो वंजो दसो कि अचार जो अंब वाला है, लीमू वाला है या लसूड़े वाला अचार है, केड़ा अचार है, सानू दसो जरा। ठीक है यार, हसान काम की बात हो रही है भाई, आप बीच में अचार की दुकान खोल के बैठ गए। सर माइंड गरम सर। हसान, धंधा ये क्या धर्म। होता है जुमला, इसका जरा मतलब बताएं हमें। चलो चलो, वंजो है तो वंजो, इसका क्या मतलब सर है? जाए यहाँ से। जाए यहां से, ठीक है जी ना। वंजो, वंजो इथों वंजो। अच्छा, और अगर जी। कहना हो कि बाहर जाके, अब देखो मैंने सीख लिया ना आसान से कि वंजो का मतलब है कि जाए यहां से। तो मेरे से कोई पूछे, क्या मैंने भी ये जबान सीख ली इनकी, तो मुझे कोई पूछे कि अगर किसी को कहना हो कमरे से जाओ यहां से, तो मैं कहूंगा वंजो, वंजो इथों, तो इसका मतलब है यहां से जाओ। तो फिर जी मुझे को सर। पूछेगा, अच्छा जी अगर एक बंदे के आप बाहर खड़े हैं और उसको अपने पास बुलाना है, तो फिर क्या कहेंगे? तो मैं अच्छा। दूर चला जाऊंगा और जाके वंजो उठूं, तो नो उठो नो वंजो, सर, वहां मैं से कहूँगा जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ, फिर क्या कहेंगे आसान? सर एदिया, महदिया। ऐदिया, ये तो जी हमें भी एदिया। पता है। अच्छे, हाँ, ये क्या बड़ी टर्मिनोलॉजी बताई तूने, ये तो हमें बड़ा है। सर अच्छे मैं हाँ। सर हम फारसी थोड़े ना बोलते हैं, हम पंजाबी बोलते हैं, वो भी लाहौरी की एक शाख ही आ गई, ये समझ ले। पंजाबी की हाँ एक शाख है हमारी। हाँ, ऐदा ते औदा, है ना। जी सर। यार कल को फैसलाबाद का स्टूडेंट थे ना मेरे साथ यहाँ पे, ऐदा ऐदा, ये अच्छा कोई और बैच था मुझे याद नहीं। ऐदा ते औदा ते ऐथे ते औथे की हैगा यार, बुरा हाल बौंके दिहाड़े जी, चंद्रे न्याणे हैगे। अच्छा जी, छोड़े इसे। क्या बात हुई? राजगोपाल आचार्य, जी सर। राजगोपाल आचार्य आ गया, जिना को कहने लगा यार चार गोश्त खिलाओ। अच्छा नहीं लगा, एक दफा फिर जिना को बेवकूफ बनाने आए। जंगवी डायलेक्ट इन चकवाल। हाँ जी, चकवाल में आप जंगवी डायलेक्ट बोलते हैं जी, ये क्या नो है? सर, नो सर, हाँ, ये माझी बोलते हैं इसको। बेसिकली ये नाजी, माझी, माझी। मांझी, सर इट्स फोटोहारी, आप कह लें, फोटोहारी की एक टाइप है पोटोहारी पंजाबी की की। टाइप है ना, पोटोहारी की एक टाइप है। सर इसको फोटोहारी पंजाबी की एक टाइप है ये। एक सेकंड, हम कहते हैं कि पोटोहारी की टाइप है, लेकिन हसान कहता है पोटोहारी की एक टाइप है, पोटोहारी। ये आखिर में तेज क्यों हो जाता है जाके लफ्ज? सर ये वो बात मैं, एक्सेंट, शायद एक्सेंट का इशू होता है। सर मैं वहां पे गया था, वहां ठीक है, वहां यार, वहां पे गया था। अलिफ पे ज्यादा जोर डाल देते हैं यार सारा। अच्छा चले, मैं क्या कह रहा हूं भाई, मैं ये कह रहा हूं कि राजगोपाल आचार्य और गांधी जी आए और आके ठीक है। जिना को कहने लगे कि जिना, अगर आप वक्ती तौर पे, जरा प्लान सुने क्या है जिना, अगर आप वक्ती तौर पे पाकिस्तान की डिमांड छोड़ दें तो हम यूनाइटेड हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे तो पावर बन जाएंगे, पावर बन जाएंगे तो ये यहां से इनको निकाल देंगे ब्रिटिशर्स को। जब ये चले जाएंगे फिर हम आपस में बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि कितना एरिया आपको देना है रहने के लिए पाकिस्तान, कितना हमने रखना है, कितना कंबाइंड डिफेंस रखना है, कितना आपके पास कितना हमारे पास, कितनी एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास कितनी हमारे पास, कितना फाइनेंस आपके पास कितना हमारे पास। वक्ती तौर पे बस है वही, इनको डराने के लिए वक्ती तौर पे आप पाकिस्तान की डिमांड वापस ले लें। तो जिना इस चाल में नहीं आए और गांधी जिना टॉक्स एनडीटी ने फेलियर, जिना ने इनकार कर दिया। वो चाहते क्या थे? वो ये चाहते थे कि एक दफा जिना कह दे कि हाँ ठीक है हमने छोड़ी पाकिस्तान की डिमांड, तो उसके बाद जब बात होगी कभी
ब्रिटिशर जब चले जाएंगे तो हम कहेंगे भाई ये पाकिस्तान वाली बात तो आपने खत्म कर दी थी। मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी सर, This is उन what पर ट्रस्ट नहीं किया जा they had सकता था। already done. This is what they had already done with the Muslims in Lucknow Pact. कि सारी बातें हमारी मान ली थी, बाद में जब एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस नेहरू रिपोर्ट में तो मुकर गए, कहते कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए इनके लिए, कोई 1/3 रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी। बात समझ रहे हैं आप? जी सर बिल्कुल, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था सर। जी बिल्कुल। तो जिन्ना नहीं माने जी, तो गांधी जी ना टॉक्स 1944 एंडेड इन ए फेलियर। फिर 1945 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक और कोशिश करती है और शिमला में शिमला कॉन्फ्रेंस होती है 1945 में। इट वाज हेडेड बाय लॉर्ड वेवल। मेरी बात को याद रखिएगा कि तारीख में 3 दफा शिमला का मेनली जिक्र मिलता है। एक शिमला डेलीगेशन 1906, दूसरा ये शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 और तीसरा शिमला एग्रीमेंट 1972 which took place between जुल्फकार अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी, जिसमें हमने POWs प्रिजनर ऑफ वॉर हमारे जो है वो हमने वापस लिए थे भुट्टो साहब ने। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा हूं, 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस हेडेड बाय लॉर्ड वेवल। इसमें उन्होंने बहुत खुले दिल का मुजाहरा किया ब्रिटिशर्स ने कि किसी तरह इनको काम डाउन कर दिया जाए लोकल्स को। उन्होंने कहा कि लोकलो, क्या कहता है लॉर्ड वेवल? लोगो, लोकलो, लोकलो, ओके लोकलो, लोकल्स है ना? जी जी सर लोकलो। कहता है लोकलो। वो सीटें जो 1861 में 12 से शुरू हुई थी, 6 हमारे 6 तुम्हारे, 1861 में 16 हुई, सॉरी 1892 में 16 हुई, 8 तुम्हारे 8 हमारे, 1909 मिंटो मॉर्ले 1909 60 हुई सीटें, ठीक है जी, जिसमें से 28 ऑफिशियल्स, 22 नॉन ऑफिशियल्स। फिर 1919 मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड, फिर 1935 का एक्ट जिसमें हमारे तुम्हारे थे लोग, अब सब तुम्हारे। 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस कहता है जितनी सीटें लेजिस्लेटिव काउंसिल की सब तुम्हारी, सब तुम ले लो, क्योंकि ये वतन तुम्हारा है, हम हैं। ठीक है जी। तो उसने कहा भाई सब सीटें तुम्हारी, लेकिन हमारा एक आदमी गवर्नर जनरल। ठीक है जी। मोर ओवर, अच्छा यहां तक तो बहुत अच्छी थी बात। आगे बात खराब हुई। आगे बात खराब कैसे हुई? कहता है 50-50 सीटें तुम दोनों की, कांग्रेस की, हिंदूज की और मुस्लिम्स की, 50-50। तो कांग्रेस ने इस पे बड़ा स्वीयरली रिएक्ट किया, बाइकआउट किया, और उन्होंने कहा कैसे भाई 50-50, तुमने मुसलमानों को तो 1/4 है, हम उन्हें 1/4 देने को तैयार नहीं, तुम हमारे बराबर ला रहे हो 50-50। वो एक ही सफ में खड़े कर दिए महमूद और याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी बायकॉट कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों बायकॉट किया? इन्होंने कहा भाई, जिन्ना ने कहा आपने यूनियनिस्ट पार्टी को बुला के क्यों बिठाया हुआ है? जिन्ना ने कहा मुस्लिम लीग के पैनल से अगर कोई बात करेगा तो सिर्फ मुस्लिम लीग करेगी मुसलमानों के लिए बात, ठीक है, मुसलमानों के लिए अगर कोई बात करेगा तो सिर्फ मुस्लिम लीग करेगी, यूनियनिस्ट पार्टी नहीं करेगी। तो इस बात पे जिनाब ने वॉकआउट कर दिया वहां से। जिनाब पे रिजिडिटी का इल्जाम भी लगा, लेकिन जिनाब ने कहा कि नहीं, मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन होगी। अच्छा जी, फिर 1945-46 के इलेक्शंस हुए और इन इलेक्शंस में कांग्रेस ने भी बहुत सी सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने भी बहुत सी सीटें जीती, और बोथ political parties, major political parties managed to fulfill their slogans, come up to their slogans कि they were the solo representative of their respective communities. इसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि इनएविटेबल हो गया है, अब इनको इकट्ठा रखना, डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने कैबिनेट मिशन यहां भेजा 1946 में। कैबिनेट मिशन जो है इसमें भी सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसका हिस्सा था। इसमें एक भाई था सर अलेक्जेंडर, ठीक है जी, ये आए यहाँ पे लॉर्ड अलेक्जेंडर, लॉर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स, एक भाई और था।
ये तीनों यहां आते हैं, कैबिनेट मिशन देते हैं 1946 में। और कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन ये है भाई कि पूरे इंडिया को उन्होंने 3 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया, ए, बी एंड सी। ए में उन्होंने रखे हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स, बी में उन्होंने रखे मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स, और सी में उन्होंने रखा बिहार एंड आसाम। ये ऑलमोस्ट पार्टीशन का एक ऐलान था, जिसका बाकायदा ऐलान जो है वो 3 जून 1947 को किया गया। 3 जून 47, 3 जून प्लान इसको कहते हैं। इसको मेनन्स फार्मूला भी कहते हैं, MENON, मेनन, मेनन्स फार्मूला, क्योंकि स्पाई का नाम था वीपी मेनन। 3 जून प्लान जिस वक्त हसन साहब बना है ना, जी सर, तो it was already made, it had already made clear that no local would be able to know the plan unless it would be disclosed. किसी लोकल लीडर को नहीं बताया जाएगा जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाएगा। बट व्हाट अ आयरनी ऑफ द फैक्ट कि जिस जगह लॉर्ड माउंटबेटन के घर में ये प्लान बन रहा था, तो लॉर्ड माउंटबेटन के घर में ठहरा हुआ था नेहरू, और the only Indian in the staff of Lord Mountbatten was VP Menon. VP Menon ने ये प्लान बनाया और लेके आया। नेहरू ने देखा, नेहरू ने एडिट किया उसको, दोबारा VP मेनन ने बनाया, फाइनलाइज हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन जहाज में बैठा, इंग्लैंड पहुंचा और हाउस ऑफ लॉर्ड से 7 मिनट्स में ये सारा अप्रूव किया। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त लॉर्ड एटली, ATLEE, लॉर्ड एटली। इसने ना फटाफट साइन किए। लॉर्ड माउंटबेटन वो 3 जून डॉक्यूमेंट साइन होके वापस लेके आया, और यहाँ पे बड़े बड़े जो लीडर थे, गांधी था, पटेल थे, जिन्ना थे, लियाकत अली खान वगैरह, इनको वो प्लान डिस्क्लोज किया गया, और जिन्ना ने भी इसको एक्सेप्ट किया, सबने एक्सेप्ट किया। 3 जून प्लान की डिटेल सुन ले। 5 सूबे हैं विच आर रिक्वायर्ड टू बी कैटेगराइज्ड, कि इन्होंने नई डोमिनियन में जाना, नए कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में जाना है। न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कौन सा है हसन? पाकिस्तान, ठीक है जी सर। तो 5 सूबे हैं लिखने। पहले ऊपर सबसे लिखे सिंध, नीचे लिखे KPK, उसके नीचे लिखे बलोचिस्तान, उसके नीचे पंजाब लिखें, पंजाब के नीचे 3-4 लाइनें खाली छोड़ें, फिर बंगाल लिखें। ओके हो गया जी सर। सिंध कैसे, सिंध का क्या बनेगा जनाब? सिंध को कहा कि सिंध तेरी लेजिस्लेटिव काउंसिल फैसला करेगी कि तूने एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ रहना है, एग्जिस्टिंग जो इंडिया है, या न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ रहना है जो पाकिस्तान है। तो सिंध की लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कहा कि मैंने न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट असेंबली के साथ रहना जो कि पाकिस्तान है। समझ आ गई जी बात? जी सर। KPK को कहा कि KPK तेरे में होगा रेफरेंडम, और रेफरेंडम कौन करवाएगा? रेफरेंडम करवाएगा सेम इलेक्टोरल कॉलेज जिसने 1945-46 के इलेक्शंस करवाए थे। सेम इलेक्टोरल कॉलेज 1945-46 के जिसने इलेक्शंस करवाए थे। अच्छा जी, बलोचिस्तान का फैसला कैसे होगा? उसको कहा कि बलोचिस्तान तेरा जिरगा सिस्टम फैसला करेगा कि तूने न्यूली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ रहना है पाकिस्तान के साथ, या एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के साथ रहना है। ये तो काम था जी, सीधा सीधा ये तो हो गया। अब है रौला पंजाब और बंगाल का, क्योंकि ये दोनों आपस में लगते हैं, इनमें लाइन लगानी पड़ेगी, डिमार्केशन करनी पड़ेगी, पंजाब में भी और बंगाल में भी। तो पंजाब को उन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम किया, हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट और मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह बंगाल को भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम किया, हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट और मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अब जब मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट को अलग करने के लिए लाइन लगाने गए वहां पे, तो लाइन कैसे लगाए? वहां तो ब्लड शेड हो रहा है, वहां तो चोटिक सिचुएशन है, मेस फैला हुआ है, लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, मार कुटाइयां।
तो एक हफ्ता ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ ना आई कि लाइन कहां लगानी है। बिलाखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि यार जो इन्होंने बड़ी जमातों ने आपस में डिसाइड किया हुआ है कि कितने परसेंट हमारे पास और कितने परसेंट तुम्हारे पास, वहां लाइन लगा देते हैं। तो इन्होंने कहां डिसाइड किया था आपस में? लखनऊ पैक्ट 1916 में डिसाइड किया था। तो लखनऊ पैक्ट में मैंने कल आपको बार बार याद कराने की कोशिश की थी इसीलिए कि बंगाल में वी वर 53% और हम मान कितने पे गए थे? 40% पे। तो जो लाइन 53% पे लग के हमें इतना बंगाल मिलना चाहिए था, वो हमें इतना बंगाल मिला क्योंकि लाइन 40% पे लगाएगी, जो हमने खुद एग्री किया था लखनऊ पैक्ट में। एंड सेम पंजाब, जहां पे हम 55% थे लखनऊ पैक्ट के मुताबिक और हमने उसको मान लिया था 50% पे, तो वो भी 5% हमारा नुकसान हो गया। आपने अक्सर सुना होगा कि जनाब लुधियाना, अमृतसर, जलंधर सारे सारे पाकिस्तान विच आने सीगे तो जनाब वो जिहड़ा हैगा सी ना लॉर्ड माउंटबेटन, वो जिहड़ा माउंटबेटन सीगा ਉਹਨੇ जनाब बेईमानी कीती हैगी सारी, तो पाकिस्तान दे जिन्ने एरिए सीगे लुधियाना ये भी उधर कर दिता इंडिया वाले। नहीं, वो 5% में फॉल कर गए जो हमने खुद छोड़े हुए थे। मेरी बात समझ आई है साहब? तो जी सर, समझ आ गई। दैट इज इकबाल लखनऊ पैक्ट के बहुत खिलाफ थे और वाकई आपने देखा कि इवन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन 1947 लखनऊ पैक्ट प्रूव्ड फैटल फॉर द मुस्लिम्स। they lost 13% land of Bengal and 5% of Punjab। जी सर। ठीक है सर जी। इसने जो गांधी साहब ने जो किया था, वो एडिट किया था, वो क्या किया था? पता नहीं, अब हमें तो नहीं पता ना जी उसका, वो तो फार्मूला या तो सामने आया होता ना कि ये नॉन एडिटेड था, ये एडिटेड है, वो तो हमें नहीं पता। सिर्फ यही पता है कि उसने किया था, उसने गांधी ने नहीं किया था, नेहरू था भाई। नेहरू ने, सॉरी सर, नेहरू ने। ले जनाब 1774 से स्टार्ट हुए, 1947 तक आए, पाकिस्तान बना लिया। ऐसे बनता पाकिस्तान। पाकिस्तानियों, अब आपने एक काम करना है कि आपने घबराना नहीं है। कॉलम वाइज आइए 1774 से 1947 तक, इससे फायदा उठाए। मैंने जो बातें आपको बताई हैं अभी फ्रेश है आपके माइंड्स में, इससे फायदा उठा लें। अभी आज कल तक के अंदर अंदर 1774 से 1947 तक ये सारे कॉलम्स पढ़ लीजिएगा, प्लीज पढ़ लीजिएगा। बहुत सी चीजें कॉमन निकल आएंगी और आपको बहुत फायदा पहुंचा देंगी। एक बात। दूसरी बात, एडवेंट ऑफ इस्लाम से चले 712 से 712 से 1206 तक पहुंचे, उस एरिया पे कमांड हासिल की। 1206 से 1526 तक आए, उस पे कमांड हासिल की। 1526 से 1857 तक आए, उस पे कमांड हासिल की। 1857 से 1947 तक चले तो आपने देखा कि इसके अंदर रेनेसेंस मूवमेंट्स थी, जिसमें सर सैयद अहमद खान थे, जिसमें दारुल उलूम देवबंद था, जिसमें नदवातुल उलमा था, जिसमें 1861 का लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक्ट था, 1892 का लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक्ट था, शिमला डेलीगेशन था, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स थी, लखनऊ पैक्ट था, मॉन्टीगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थी, साइमन कमीशन था, दिल्ली प्रपोजल्स थे, नेहरू रिपोर्ट थी, 14 पॉइंट्स थे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी जिनके अंदर कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट भी थे। 1935 का एक्ट था, फिर उसकी रोशनी में 1936-37 के इलेक्शंस थे, फिर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का दौर था जो 1937 से 39 तक चला था। उस पे फिर पीरपुर कमेटी बनी, पीरपुर रिपोर्ट आई, सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो यहां पे कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन किया, डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट किया गया, 1940 लाहौर रेजोल्यूशन होती है और फिर दोनों बड़ी जमातें दो दो स्लोगन्स पे चली जाती हैं। कांग्रेस कहती है वन नेशन थ्योरी एंड क्विट इंडिया, मुस्लिम लीग कहती है टू नेशन थ्योरी एंड डिवाइड एंड क्विट इंडिया, और फिर क्रिप्स मिशन है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, गांधी जीना टॉक्स हैं, अचार गोश्त वाली, राजगोपाल आचार्य वाली, और फिर 1945 का शिमला कॉन्फ्रेंस है लॉर्ड वेवल वाली, 1945-46 के इलेक्शंस हैं, 46 का कैबिनेट मिशन है और 1947 3 जून
प्लान है और फिर बन जाता है आपका, हमारा, हम सबका सबसे प्यारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मैंने क्या कहना है जी, मैंने ये कहना है कि जेंटलमैन व्हाट्सएवर वी हैव ट्राइड टू डिस्कस टिल नाउ, अब जब हमारी मुलाकात इंशाल्लाह ताला फजल खुदा बशर्ते जिंदगी होगी तो वो होगी इंग्लिश एस्से पे। और ये मैं आपको बता दूं कि आपके हौसले के लिए बता रहा हूं कि आज तक पिछले 16, 17, 18 साल में मेरा कोई स्टूडेंट इंग्लिश एस्से में फेल नहीं हुआ, ये मेरा रिकॉर्ड है। अब कोई आप में से कोई भी मेरा रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश ना करे, ठीक है सर? वी आर ब्लेस्ड सर, थैंक यू। तो ये इंशाल्लाह ताला जब हम ऐसे स्टार्ट करेंगे तो यू पीपल विल सी टू इट कि ऐसे एक कितनी आसान चीज है और हम उस पर कितनी कमांड इंशाल्लाह हासिल कर लेंगे। प्लीज जहनों के अंदर कोई अनसर्टेनिटी ना रखना ऐसे के बारे में, ठीक है? सिर्फ बाकी सब्जेक्ट्स पे पूरा फोकस करें, तवज्जो करें, तैयारी करते रहें। जो ही हम ऐसे पे पहुंचते हैं आप हैरान परेशान रह जाएंगे कि ऐसे दर हकीकत कितनी आसान चीज है और उसको पेश कैसे दुनिया में किया जाता है। जो बंदा घर से CSS करने निकलता है उसको बताया जाता है कि यार बाकी तो सब हो जाएगा, ऐसे ओल नहीं होना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कोई ऐसी बात आके कहे, जो कोई आपको डिस्करेज करने की कोशिश करे ऐसे पे, तो हसान समेत आप सब ने उस मिल के उसको कहना है चलो चलो वंजो एथो वंजो वंजो, ठीक है जी? वंजो है तो सारे वंजो है तो वंजो लिखे जरा यहाँ पे क्या कहेंगे, WANJO वंजो, वंजो एथो वंजो, चलो वंजो वंजो, ठीक है जी? तो इस तरह से हम डिमोटिवेट नहीं होंगे। सर ये जो एक क्वेश्चन है सर कि इसमें हमारे पास आगे जो करंट इश्यूज हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान अफेयर में, वो कोई और टीचर पढ़ाएगा या आफ्टर पार्टीशन? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे आपको। और वो अच्छा अच्छा, बड़े बड़े लायक किस्म के जो हमारे स्कॉलर्स हैं, एमिनेंट स्कॉलर्स आर विजिटिंग वर्ल्ड टाइम्स, तो वो आपको पढ़ाएंगे। 47 से ऑनवर्ड्स लेके आएंगे आपको 2020 ओके ओके। मैं इसलिए नहीं करता बेटा कि फिर मैं बहुत एक्सर्ट हो जाता हूँ, ठीक है? जी जी, बहुत जाता हूँ मैं, तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि बस मैं उतना काम करूँ जितना मैं कर सकूँ। मेरा काम है आप लोगों को रास्ते पे डाल देना। अब देखें जिस तरह हम एडवेंट से चल के आए हैं 1947 तक, जिस तरह हमने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की है 1774 से 47 तक, आप लोग माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए लोग हैं। आपने कभी इतनी डिटेल में एक एक साल के बीच में से गुजर के आप ऐसे कहीं नहीं पहुंचे हुए, ठीक है? आपको बस आउटलाइन बता दी जाती है, बात कर ली जाती है, बाकी जाके स्टूडेंट को खुद ही करो जाके। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे भाई बादशाह टाइप लोग भी मौजूद हैं जिनका नाम है उस्मान असलम मुगल साहब, बादशाह हैं। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बादशाह मौजूद हो ना तो ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप बादशाहों की मौजूदगी में जरा सी भी गलत बात कर दें तो वो क्या कहते हैं आपको, वंजो है वंजो। मेरे यहाँ से वंजने का टाइम आ गया इंग्लिश एस्से में जी, ठीक है जी? और मैंने कहना मोस्ट सोगिया क्या कहती मोस्ट फेवरेट सेंटेंस इज ऑन द वे दैट विल मेड माय डे। ठीक है जी, फेवरेट सेंटेंस ही आपका गुस्ताखी माफ सर, ना चीज है हम, असलम मुगल साहब कहते हैं। बेटे जिस दिन बादशाह ना चीज हो गए ना, उस दिन हम जो है ना, हमें जिंदगी अजीज हो जाएगी उस दिन, अगर आप ना चीज हो गए, ठीक है? तो अभी मैं वंजने लगा हूं जी यहाँ से, और मैंने जाते हुए वंजते हुए क्या कहना है यहाँ से, मैंने कहना जेंटलमैन व्हाटसोएवर वी हैव ट्राइड टू डिस्कस टिल नाउ वी रिपीट इट, कंप्लीट इट एंड कंक्रीट इट एंड नेवर लेट इट नो टू एनीबॉडी एल्स कि हाउ सिंपल इट इज। ओ सब कुछ क्या है वो बेकार है, बस you people are precious, kitne very very precious. So try to take good care of yourselves and try to become what the best possible sons or daughters of your parents, कि इसके अलावा न दुनिया में न आखिरत में कामयाबी का और कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास अल्लाह पाक का करोड़ एहसान जितना अरूज है,
जितनी फैसिलिटीज हैं, जितनी रिस्पेक्ट है, ये सब एक ही वजह से है कि माँ बाप के साथ साये की तरह रहता था, उनको किसी बात पे इनकार नहीं करता था, उनका किसी बात पे दिल नहीं तोड़ता था, छोटी छोटी बात भी उनकी मैं अपने लिए ऐसे समझता था जैसे ये मेरी जिंदगी का फर्ज अव्वलीन है कि मैं ये छोटी सी बात जो माँ जी ने कही है, डैडी ने कही, इसको पूरा कर दूं किसी तरह। इसी वजह से अल्लाह पाक ने मुझे इतना नवाजा हुआ है, वरना मैं तो खिलंडरा सा आदमी हूँ, पढ़ाई के भी खिलाफ हूँ, वाकई खिलाफ हूँ, हर वक्त मजाक करता रहता हूँ। तो ये इतनी इज्जत अल्लाह पाक ने इसीलिए दे रखी है, यहीं से कमाया है सब कुछ, अदर देन रिलीजियस जो आपकी इबादत हैं, उसके अलावा दुनियावी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, तो ट्राई टू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स और माँ बाप की खिदमत किया करें, ढेर सारी खिदमत किया करें, जितनी कर सकते हैं उतनी कम से कम जरूर किया करें। आपको बहुत प्यार होगा माँ बाप से, लेकिन प्यार का इजहार किया करें, क्योंकि मोहब्बत इजहार मांगती है और बार बार मांगती है। दुनिया की मुकद्दस तरीन मोहब्बत जो अल्लाह पाक से होती है वो भी दिन में 5 बार इजहार मांगती है। तो मोहब्बत इजहार मांगती है, माँ से बाप से प्यार किया करें, बाहर जाएं कहीं वापस आए। आपके पास अभी स्टैब्लिशमेंट के फेज में ज्यादातर बच्चे, आपके पास जितने पैसे वैसे होते हैं बाप नहीं दिए होते, लेकिन उसमें से भी आते हुए अब्बा जी के लिए कुछ लेके आए। आप यकीन करें वो आपको कहेंगे क्यों चुक लिया ना, ना पहला मेरे को नहीं चाहिए, छड़िया कर ना लिया कर, लेकिन बाद में हर आने वाले को बताएंगे यार मेरा बेटा जब जाता है मेरे लिए कुछ उठा के ले आता है, मेरे से बड़ा प्यार करता है यार। ठीक है, शहर से बाहर आए हुए हैं, रोज फोन किया करें, बताया करें कि अब्बा जी यहाँ सब कुछ है, बस मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। वो बड़े खुश होंगे कि मेरा बेटा जो है वो मुझे, या आपको डांटेंगे वो तूने अपना काम करने भेजा, तू मैनू मिस कर रहे होते, अपना काम कर, दिल आके काम करेगा, पढ़िया कर। लेकिन उनको दिल में खुशी होगी कि मेरा बेटा मुझे याद करता है, मेरा बेटा मेरे से प्यार करता है। तो मैं ये कहता हूं कि जन्नत में जाने का बेहतरीन रास्ता है माँ बाप की खिदमत करें, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई और रास्ता है तो उसका मुझे इल्म नहीं है। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम इन सम अदर क्लास। टिल देन इट्स सलमान काज़मी साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।